नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल के अड्डे पर अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हर्षवर्धन और उसके लोग अंडरग्राउंड आदमियों को जान से मार देते हैं। अब सिर्फ एक ही मंजिल बची थी। जैसे जैसे वह लोग ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वहां का माहौल खतरनाक हो रहा था। जाहिर सी बात है, वहां जो लोग थे इतने सिंपल भी नहीं थे। उस फ्लो पर जाने के लिए बाहर से भी दो रास्ते थे, इसीलिए विक्की और जितेंद्र राणा दूसरी ओर अंदर गए। हर्षवर्धन मेन डोर से अंदर जा रहा था। जैसे ही उन लोगों ने अंदर कदम रखा, अंदर का खतरनाक एटमॉस्फेयर देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई। तभी उन सब के कानों में एक डरावनी और कर्कश आवाज आई, लगता है शिकार आ गया है। इतने साल हो गए किसी ने हम पर हमला करने की हिम्मत की है। चलो मजे करते हैं। वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। ये कहते हुए उन लोगों की नजरें हर्षवर्धन और विक्की और जितेंद्र राणा पर चली गई। जाहिर सी बात है, वह इतने साल खतरनाक ट्रेनिंग लेकर आए थे तो वह खून की स्मेल के लिए थोड़े से पागल से थे। उन्हें खून की स्मेल अंदर से जानवर बना देती थी। उनके अंदर एड्रेनल का प्रवास ज्यादा ही बढ़ जाता था और वह लोगों पर घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। और हर्षवर्धन और बाकी के लोगों पर खून की स्मेल कुछ ज्यादा ही तेज थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही किसी को वहां होने का पता चल गया। हर्षवर्धन अपने खतरनाक ऑरा के साथ अंदर जाते हुए हर चीज को एनालाइज कर रहा था। वहीं अनाया अंदर नहीं गई, वह बाहर से ही दूसरी मंजिल पर एक खिड़की के पास चली गई और वहां से अंदर देखने लगी। ऐसा नहीं था कि वह फाइट नहीं कर सकती थी या फिर वह खुद को बचा नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकती थी। उसका मानना था जितना वह फाइट से दूर रहेगी उतना ही सेफ रहेगी, इसीलिए वह वहीं से सारी चीजों को एनालाइज कर रही थी और बाहर की चीजों को भी अच्छे से अपने हाथ में पड़े हुए टैबलेट से देख रही थी। और रही बात उसकी सेफ्टी की, तो रोबोट शिजुका पहले से ही ये देख रही थी। तभी अनाया की नजरें हथियारों के गोदाम पर गई। उसने तुरंत रोबोट नोबिता को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। पहले रोबोट नोबिता जो हथियारों को वहीं पर तोड़ रहा था और उन्हें बर्बाद कर रहा था, वह अनाया का ऑर्डर सुनते ही तुरंत उसमें से कई सारे खतरनाक बम और खतरनाक हथियारों को लेकर बाहर निकल गया और अपने इलेक्ट्रॉनिक जेट के साथ उड़ते हुए जंगल के बाहरी इलाके की ओर जाने लगा। उसने ऐसा कई बार किया क्योंकि हथियार कुछ ज्यादा ही थे। वहीं अंदर हर्षवर्धन अपने खतरनाक ऑरा के साथ किलिंग मशीन की तरह लोगों को मार रहा था। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार वह दुश्मनों को बस घायल ही कर पा रहा था, क्योंकि सभी दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन सब ने भी एक साथ हर्षवर्धन और बाकी के दोनों पर हमला किया। कभी कभार तो विक्की और जितेंद्र राणा मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। अगर दूर से अनाया एक्यूपंक्चर नीडल की मदद से उनकी मदद नहीं करती तो वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते। अनाया ने भी नाइट विजन गॉगल्स पहने थे। वह वहां की फाइट को बहुत अच्छे से देख पा रही थी। उसके लिए बहुत मामूली चीज थी कि वह अपने आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन लोगों को दूर से ही नीडल लगा दे। तभी उनमें से कुछ लोग जो विक्की और जितेंद्र राणा से फाइट कर रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन पर छुपकर हमला कर रहा है। उनमें से एक आदमी इधर उधर देखते हुए गुस्से में बोला, कौन है साला जो छुपकर वार कर रहा है? अगर मर्द हो तो सामने आओ। लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं थी। तभी एक आदमी बाहर हल्की हल्की रोशनी थी वहां देखते हुए बोला, वो देखो वहां पर कोई छुपा हुआ है। ये सुनते ही कुछ लोग उसे और बढ़ गए। अनाया, जिसे नहीं लगा था कि वह पकड़ी जाएगी, वह एक पल के लिए 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन यह उसकी गलती थी। ऐसा करते ही वह सबके सामने आ गई। हर किसी ने उसे देखा। दूर से अनाया की फिगर काफी छोटी सी नजर आ रही थी। भले ही उसने खुद को पूरी तरह से काले कपड़ों से छुपाया हुआ था, चेहरे पर मास्क भी था, लेकिन फिर भी उसके बाद बाहर दिख रहे थे, जिस वजह से एक आदमी चिल्लाकर बोला, वह तो एक लड़की है। फिर वह सबको देखते हुए बोला, जाओ जाकर उसे पकड़ लो। एक बार वह काबू में आ गई तो ये लोग भी काबू में आ जाएंगे। बाद में मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये हम पर वार करते हैं। वैसे भी मजे करने के लिए खिलौना मिल जाएगा हमें। वहीं उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह हरकत हर्षवर्धन को और गुस्सा दिला देगी और वह और ज्यादा क्रूर हो जाएगा। पहले जो वह ज्यादा बेफिक्र था, अब उसके हर बार में इतनी ताकत और सटीकता थी कि जहां भी लगता सामने वाले की रूह उसके शरीर से अलग कर देता। लेकिन फिर भी दुश्मन हार नहीं मानने वाले थे। 15 से 20 लोग एक साथ अनाया की ओर बढ़ गए।
अनाया भले ही दूर बालकनी की ओर छुपी हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से लोगों ने उसे घेर लिया। अनाया फाइट नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि प्रेगनेंसी की हालत में उसे बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन वह इस तरह से उनके हाथ भी नहीं आना चाहती थी। वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गई और उसे बड़े से होल की ओर अंदर चली गई। जो लोग उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही आगे बढ़े, एक तेज किक आगे वाले के सीने पर जाकर लगी। यह इतनी ज्यादा तेज थी कि वह लोग 2 फीट पीछे जाकर गिरे। हर कोई देख रहा था कि किसने उन पर वार किया। तभी उनकी नज़र पास ही खड़ी हुई रोबोट शिजुका पर गई, जो कब से अनाया की प्रोटेक्शन के लिए आसपास की चीजों को एनालाइज कर रही थी। उसे वहां देखकर एक आदमी गुस्से में बोला, इसे दबोच लो। अभी वह इतना ही बोला था कि रोबोट शिजुका उन पर टूट पड़ी। इस बार उसे अपनी ताकत पर काबू रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला था, इसीलिए उसने अपनी रोबोटिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया। जहां पर वह एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को रोक पा रही थी, वहां अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने की वजह से वह 20 लोगों पर एक साथ भारी पड़ रही थी। जहां भी उसका मुक्का लगता, वहां पर सामने वाले की हड्डियां टूटने की आवाज आती। वह इतनी क्रूरता से वार कर रही थी कि हर कोई बस डर से उसे देख रहा था, लेकिन उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। तभी एक आदमी पीछे से आया और अनाया की गर्दन पर चाकू रखते हुए चिल्लाकर बोला, रुक जाओ, वरना यहीं पर मारी जाएगी। अब मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे हम पर वार करते हो। इस बार अनाया सच में लापरवाह हो गई थी। वहीं बाकी सबकी नजरें भी इस ओर टिक गई। हर्षवर्धन की जान तो हलक में आ गई थी। उसका गुस्सा अंदर से फट रहा था। वह जानता था कि अनाया की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और इस छोटे मोटे गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इस हालत में उसका फाइट करना ठीक नहीं था और वह नहीं चाहता था कि हल्की सी भी गलती अनाया की जान पर बनाए। इसीलिए वह गुस्से में बोला, छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी एक आदमी हर्षवर्धन की ओर बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर वार करने की और हमारे इतने सारे लोगों को मारने की? अब तुम लोग भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इतना बोलकर वो हर्षवर्धन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। हर्षवर्धन इतना गुस्से में था कि उसने एक ही मुक्के में उस आदमी की खोपड़ी खोल दी। हर्षवर्धन इस वक्त सच में उन सबको एक ही झटके में मार देना चाहता था। अब तक विक्की और जितेंद्र भी अपनी जगह पर ही रुक गए थे। उन्हें भी अनाया की चिंता हो रही थी और हल्का सा डर भी लग रहा था। तभी अनाया को जिसने पकड़ा था, वह आदमी गुस्से में बोला, खबरदार अगर हमारे आदमियों पर वार किया तो मैं इस लड़की की गर्दन ही काट दूंगा। इतना बोलकर वह चाकू को और अंदर धंसाने लगा। ऐसा करते ही अनाया की गर्दन की साइड में से हल्का सा कट लग गया और वहां से हल्का हल्का सा खून निकलने लगा, जिसे महसूस करके अनाया को भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और उस आदमी को पता नहीं चला कि अनाया ने कब अपनी कमर से कुछ निकाला। तभी वह आदमी गुस्से में अपने साथियों पर चिल्लाकर बोला, इन सबको पकड़ लो, पता तो चले कि इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे ही एरिया में आकर हम पर वार करें। उसके बाकी के साथी भी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने जितेंद्र और विक्की को पकड़कर घुटने पर बिठा दिया। वहीं कुछ लोग हर्षवर्धन की ओर बढ़ रहे थे। तभी अनाया उसकी बात सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए मन ही मां बोली, ये तुम लोगों की गलती है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हर्षवर्धन नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं था, तो उनमें से एक आदमी ने उसकी पैरों पर किक किया, जिसे हर्षवर्धन घुटनों पर बैठ जाए। वहीं ये देखते हुए अनाया गुस्से में अपने दांत पिसती है और अपने हाथ में पकड़े गैजेट को एक्टिवेट करते हुए अपने पीछे खड़े आदमी के पेट पर लगा देती है। ऐसा होते ही वह आदमी दर्द से तड़पते हुए 2 कदम पीछे जाकर गिरा। तभी अनाया हर्षवर्धन को देखकर बोली, हर्ष, इन सबको खत्म कर दो। हर्षवर्धन को भी इसी मौके का इंतजार था। उसने तुरंत हथियार उठाया और उसके पास जो 4 लोग खड़े थे, एक झटके में उन चारों का गला काट दिया। फिर वह आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोला, तुम सबके सब जाओ, जाकर उसकी रक्षा करो। यहाँ की चीजों को मैं देख लूंगा और इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर उसने विक्की और जितेंद्र को देखा। हर्षवर्धन ने एक बार में उन लोगों का गला काट दिया। जेया ने जितेंद्र और विक्की को घुटने पर बिठा कर रखा था। ऐसा होते ही हर कोई अनाया की सेफ्टी के लिए उसके आसपास घेरा बनाकर खड़ा हो गया और इस बार सच में हर्षवर्धन का रौद्र तांडव शुरू हो गया। पिछली बार उसका जो गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा था, वह अनाया पर खतरा देखकर ही वापस बढ़ गया।
उसने हर किसी को एक झटके में खत्म करने का सोच लिया। वह किलिंग मशीन की तरह सब पर टूट पड़ा। महेश 10 मिनट के अंदर ही वहां पर लाशों का ढेर लग गया। हर्षवर्धन अपना हथियार नीचे डालते हुए बोला, बीसी तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? वही हर्षवर्धन की इतनी खतरनाक बात सुनकर अनाया एक पल के लिए डर गई। उसे पता था हर्षवर्धन जरूर नाराज होगा, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है। अनाया हर्षवर्धन को देखते हुए प्यार से बोली, अभी सच में इस बार मेरी गलती नहीं थी, मैं तो बस यहाँ शांति से तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। हर्षवर्धन अनाया को अपनी बाहों में करते हुए दांत पीसकर बोला, बीवी इस बार नहीं, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, इसमें तुमने मेरी जान हलक में ला दी थी। ये सुनकर अनाया उसे प्यार से गले लगाती है। वहीं उन दोनों की बातें और बिहेवियर को देखकर जितेंद्र राणा ताना मारते हुए बोला, सच में तुम जैसा आदमी मैंने कहीं देखा। हम यहाँ पर इतने क्रिटिकल सिचुएशन में खड़े हैं और आसपास का माहौल कितना खतरनाक है, और तुम दोनों को अभी भी लवी देवी होना है और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना है। क्या तुम दोनों सीरियस नहीं हो सकते? ये कहते हुए वह उसे घूरते लगा। विक्की भी बिल्कुल भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क था। उसकी हिम्मत नहीं थी अपने मुंह से ये लफ्ज बोलने की। जाहिर सी बात है, हर कोई जितेंद्र राणा की तरह नहीं हो सकता था। वह हर्षवर्धन से हल्का सा डरता भी था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि अनाया को कुछ भी बोलिए नहीं। क्या इस बार हर्षवर्धन माफ करेगा अनाया को? और क्या होगा इस तबाही का नतीजा? क्या शाकाल खोज लेगा इन्हें? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।